नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुतेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग CSIR नेट से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। ये जो CSIR नेट जो पहले जून में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए ये जो अभी जो न्यू डेट आई है वो नवंबर के सेकेंड वीक में आई है। आप लोगों को ये समझ लो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 3 मंथ बचे हुए हैं अभी भी। हम अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, वापस रिवीजन पे ला सकते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले इस जो CSIR नेट के एग्जाम का पैटर्न बता रही हूँ। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो 120 क्वेश्चंस आते हैं। जो टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ये 120 जो क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमें 15 क्वेश्चंस करने हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर जो है वो 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 40 क्वेश्चंस आएंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक्स में से आते हैं, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये जो 40 क्वेश्चंस आते हैं ये लगभग 13-13 का रेशो होता है। मीन्स 13 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे, 13 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से आएंगे और 13 क्वेश्चंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। ये एक आइडियल जो है वो रेशो है। हो सकता है किसी पेपर में आपको इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएं, फिजिकल के ज्यादा मिल जाएं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कम होंगे, और हो सकता है कई बार ऑर्गेनिक के ज्यादा मिल जाएं तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कम होंगे। तो ये रेशो तो डिपेंड करता है पेपर्स पे, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो 13 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद पार्ट सी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, जिसमें पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। इनमें भी हम एक अंदाजा लगाते हैं कि 60 जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से आएंगे, 20 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आएंगे और 20 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे। इन 60 क्वेश्चंस में से हमें 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है इसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स 2 का होता है। ये जो बी सेक्शन है इसमें भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और पार्ट सी के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये माना जाता है कि जो हमने अभी तक की जो स्टडी की है कि जो आपके पेपर में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल का जो रेशियो होता है वो आपका लगभग जो है वो 28 टू 34-35 के आसपास के क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री जो कि CSIR नेट में आने वाली है उनके टॉपिक्स करवाऊंगी। आज मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो नेट के अंदर आते हैं। पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपके दोनों ही आती हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आती है और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आती है। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपके 12th लेवल तक का ही सॉलिड स्टेट आता है और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वांटम मैकेनिक्स ही होता है। इसके लगभग आपको 4 यूनिट दी हुई है। मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक से लेके और सारा एंड तक MOT तक आपका कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स का CSIR नेट में आता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग आपने जो सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी उसी से रिलेटेड आती हैं। मीन्स हमें सिर्फ उन कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना होता है। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ तो ली केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, लेकिन वो कंसेप्ट हम उन क्वेश्चंस पे जब अप्लाई करते हैं तो हम भूल जाते हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी आती है। ग्रुप थ्योरी भी आपके बहुत कम पार्ट आता है। ग्रुप थ्योरी का इनिशियली पार्ट कैरेक्टर टेबल तक ही आता है आपके। उसके बाद डेटा एनालिसिस है, एक छोटा सा चैप्टर है डेटा एनालिसिस का। उसके बाद जो है वो सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर्स हैं। इनमें भी आपके 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं और जो आसान होते हैं, न्यूमेरिकल बेस है, सीधा फॉर्मूला लगाया और आपके आंसर आ गया। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपके तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी आती हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने लगभग अभी तक एमएससी तक पढ़ चुके, लेकिन वही है कि हम जब पढ़ते थे तो बड़े-बड़े डेरिवेशंस पढ़ते थे, क्योंकि हमारे एग्जाम में डेरिवेशंस आते थे। आपके सीएसआईआर नेट में कोई भी डेरिवेशंस को नहीं पूछता है, सीधा का सीधा उस डेरिवेशंस का जो लास्ट रिजल्ट निकलता है वो पूछा जाता है, या तो कोई फॉर्मूला पूछा जाता है या उनके बेस पे कोई न्यूमेरिकल्स आता है। तो हम जो करने वाले हैं वो आपके सीधे के सीधे क्वेश्चंस करेंगे कि इन क्वेश्चंस वो फॉर्मूला उन क्वेश्चंस पे किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। आज मैं आप लोगों का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करवाने वाली हूँ केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में हम जो है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको हर दिन 3 या 4 क्वेश्चंस मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को पहले आपको सोल्व कराऊंगी, उसके बाद आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। आप लोगों ने इस केमिकल काइनेटिक्स को 12th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने इसको 12th में पढ़ा, उसके बाद हमने इसको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, वहां पढ़ा, और उसके बाद पूरा का पूरा एमएससी प्री के अंदर पढ़ा हमने। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। क्या क्या स्टडी करते हो आप केमिकल काइनेटिक्स में? देखो, काइनेटिक्स नाम से ही है, मीन्स हम उसके रेट को डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को स्टडी करने वाले, उस रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उनकी मैकेनिज्म, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या मैकेनिज्म होगी, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? किसी भी रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इस रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सब हम किस में स्टडी करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स की क्या डेफिनेशन है? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reactions, factor affecting rate of reactions and reaction mechanism. क्या डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reactions, factor affecting rate of reactions and reaction mechanism. अब हम सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं कि क्या है ये रेट ऑफ रिएक्शन। आपका यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ए रिएक्टेंट था, उससे कोई प्रोडक्ट बना है। ए रिएक्टेंट था, उससे कोई प्रोडक्ट बना, तो ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। भाई इनिशियली ए की कंसंट्रेशन जो थी हमारे पास मैक्सिमम थी, उसके बाद जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जाता है, ए रिएक्ट करता जाता है और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। पहला कंसेप्ट यही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हम इसकी जो किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो डेफिनेशन क्या है? द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के फॉर्म में इस रेट को लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं माइनस साइन लगाऊंगी, माइनस डी ए अपॉन डी टी, मीन्स ए की कंसंट्रेशंस में चेंज अपॉन टाइम ड्यूरेशन, इस कंसंट्रेशंस को जितना चेंज होने में कितना टाइम लगा। और यदि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं प्लस साइन लगाऊंगी, डीपी अपॉन dt। इसका केवल और केवल प्लस और माइनस का इतना सा ही मतलब होता है कि माइनस का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्लस का मतलब है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। आप जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस जो लिखोगे हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में यूज करोगे। मीन्स यदि आपको कहा जाए कि A की कंसंट्रेशन जो है वो 5 मोल से 3 मोल पे चली गई, कितने मिनट्स में? 10 मिनट या 5 मिनट्स या 5 सेकेंड्स। तो आपको इसका रेट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई कोई भी डिफरेंस निकाला जाता है ऐसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यदि मैं फाइनल माइनस इनिशियल करती हूँ तो मेरे पास -2 आता है। इस माइनस को लगाते ही ये मतलब हो जाता है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम ये माइनस इग्नोर कर देते हैं। और जब भी इसका रेट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 2/5। जब भी इस रिएक्शन का रेट लिखूंगी तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, केवल मैथमेटिकल वैल्यूज ही यूज करूंगी, उनके साइन यूज नहीं करूंगी। यही मतलब है इसका, ठीक है। उसके बाद इस रेट की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेट। ऊपर कौन सी टर्म आ रही है? कंसंट्रेशन की टर्म्स। कंसंट्रेशंस को किस में लिखते हैं हम? मोल पर लीटर, ये लिखा जाता है। और नीचे क्या है? टाइम की टर्म्स आ रही हैं जिनको हम नॉर्मली आप सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, इसको मिनट में भी कर सकते हैं और आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं। यदि हमारी रिएक्शंस ही बहुत स्लो स्पीड से है तो हम उनको आवर्स में चेंज करते हैं, इसलिए वहां आवर्स आ जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली जो इसकी यूनिट देखते हैं वो सेकंड्स में ही करते हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट आ गई वो क्या आई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब जो आपके अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है रेट लॉ के। तो हम अब पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देखो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, A प्लस 2B से क्या बना? 3C। कोई एक रिएक्शन है, मैंने लिखा A प्लस 2B से क्या बना? 3C। जब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगी तो मेरे पास क्या है? ए की फॉर्म में भी कंसंट्रेशन चेंज है, इसकी फॉर्म में भी मैं रेट लिख सकती हूँ, इसकी फॉर्म में भी मैं रेट लिख सकती हूँ, बी की फॉर्म में भी और सी की फॉर्म में भी रेट लिख सकती हूँ। ए और बी दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट। ए और बी दोनों ही क्या है? रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट है तो इनकी कंसंट्रेशंस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इनकी कंसंट्रेशंस क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इस फॉर्म में जब मैं लिखूंगी तो माइनस साइन लगाऊंगी पहली बात। तो ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? माइनस डी ए अपॉन डी टी, इस ए की फॉर्म में। दूसरे में क्या हुआ? अभी मैं सिर्फ एक बार सिंपल लिखो, डी बी अपॉन डी टी। अब देखो ये जब एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल इसके चाहिए, मींस बी के रेट से रिएक्शन रेट क्या है? हाफ।
समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है कि जब ए के मॉलिक्यूल एक कंज्यूम हो रहा है तब बी के कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। मींस बी के कंज्यूम होने की रेट तो जो है वो ज्यादा है और रिएक्शन रेट क्या है उसकी, हाफ है। भाई उसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए तो इसका मतलब रिएक्शन रेट ये तो क्या है, बी के कंज्यूम होने का रेट है ओनली। मैं इसको जब रिएक्शन रेट लिखूंगी तो किस फॉर्म में लिखूंगी, 1/2। जो बी कंज्यूम हो रहा है उससे रिएक्शन रेट क्या है, हाफ। जैसे याद रख लेना कि जो आगे स्टाइकियोमेट्री आती है वो अपॉन में चली जाती है। जो आगे इनके स्टाइकियोमेट्री है यहाँ कुछ थी नहीं, यहाँ 1 था, तो यदि मैं 1 भी लिखती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। ये इक्वल टू, यही बात इनके साथ है, प्लस साइन आएगा dc अपॉन dt और स्टाइकियोमेट्री क्या है 3, क्या आएगा 1/3। इस फॉर्म में लिखा जाता है रेट लो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, या तो हमें इसका रेट दे दिया, रिएक्शन रेट पूछ लिया, इसका रेट दे दिया, इसका रेट पूछ लिया, इसका रेट दे दिया, इसका पूछ लिया, इसका दे दिया, इसका पूछ लिया। मीन्स एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं। देखो a + 2b से क्या बना 3c। मान लो आपको दिया हुआ है कि a जो है वो कंज्यूम होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ the change of concentration, the change of concentration of A from, मान लो 6 mole to 3 mole in 10 seconds। अब आपसे ये दे दिया आपको और पूछता क्या है, पहला कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कैलकुलेट द, एक बात ये डिसअपियर हो रहे हैं इसलिए ये रेट क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब ए है तो ए का, बी है तो बी का, और ये क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपको सीधा दे देता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ disappearance of B, और तीसरा कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। अब देखो हम ये तीनों रेट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें इस A का डिसअपियरेंस रेट कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशंस में जो चेंज आ रहा है वो 6m से 3m आ रहा है। मींस कंसंट्रेशंस डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कितना आया 3m, तो मैं माइनस dA/dt क्या आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज 6m से कहां पहुंच रही है 3m, डिफरेंस कितना आया 3m का, 3 अपॉन कितने मिनट में आ रहा है 10 सेकेंड्स में, टाइम क्या आया इसका 0.3 m सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ गया, इसका रेट, किसका, एक के डिसअपियरेंस का रेट। अब मुझे क्या निकालना है, अब मेरे को स्टाइकियोमेट्रिक में ये इक्वेशंस मुझे पता है कि रेट जो होता है रिएक्शन का वो या तो -dA/dt के इक्वल होता है,
वो होता है 1/2 dB माइनस dB अपॉन dt होता है, और वो होता है इक्वल टू 1/3 dC बाय dt होता है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, ये हमने अभी अभी निकाला है, तो ये जो निकाला है यही हमारा क्या है, रिएक्शन रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारा क्या आ गया, 0.3 m सेकेंड इनवर्स। यही था भाई, ये हमने निकाला, ये क्या है हमारा रिएक्शन रेट, इसी के इक्वल है, इसलिए ये तो हमारा आ गया। अब आते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। बी को के डिसअपियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है। इन दोनों रिलेशनशिप को यूज करूंगी मैं, क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल आएगा, 1/2 माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये निकालना है, इस 2 को मैं यहां भेज दूं, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, 2 इंटू इसकी वैल्यू मुझे कितनी निकाली, 0.3, कितनी आई 0.3, किसके इक्वल हो गई, माइनस डी बी अपॉन डी टी। ये निकालना था हमें, तो डी बी अपॉन डी टी डिसअपियरेंस रेट बी का क्या आ गया हमारे पास, 0.6 मोल सेकेंड इनवर्स। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.6 मोल सेकेंड इनवर्स। अब आता है फॉर्मेशन रेट ऑफ सी। फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, ये रिलेशन और ये रिलेशन यूज करो, ये रिलेशन और ये रिलेशन यूज करो, क्या आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, 1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये 3 यहां चला गया, ये दिया हुआ है 0.3, तो क्या होगा 3 इंटू 0.3 क्या आ गया, डी सी बाय डी टी मीन्स 0.9 मोल सेकेंड इनवर्स। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। 0.9 मोल सेकेंड इनवर्स। एक क्वेश्चन और करते हैं। N2 प्लस 3H2 क्या बना, 2NH3। ये रिएक्शन है। आपको जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये वैल्यू दी हुई है 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका, H2, डिसअपियरेंस ऑफ H2 पहला। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन, ये दो ही कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम इसके रेट लो वाली इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे फर्स्ट काम होता है हमें रेट लो की इक्वेशंस बनाना। रेट लो की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग रेट किसके इक्वल होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, माइनस डी N2 अपॉन डी टी। ये इक्वल टू किसके होगा, -1/3, देखो स्टाइकियोमेट्री आ गई, -1/3 DH2 अपॉन dt। ये किसके इक्वल होगा, 1/2 DNH3
अपॉन dt। आपको क्या दिया हुआ है? अब सेकंड स्टेप हम किस पे आते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? क्या दिया हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ NH3 मीन्स ये दे दिया आपको, इतना पार्ट आपको दे दिया, डी NH3 अपॉन dt, यही तो है फॉर्मेशन ऑफ NH3, ये हमें दे दिया, इसकी वैल्यू हमें दे दी, निकाल कैलकुलेट क्या करवा रहा है? डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो कौन सा? ये वाला हमें कैलकुलेट करवा रहा है, तो कौन सा रिलेशन काम में लूंगी मैं? ये दोनों रिलेशन काम में लूंगी, ठीक है। चलो इन दोनों रिलेशन से 1/3 dH2 अपॉन dt किसके इक्वल आ गया? 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। ये केवल इतना निकालना है हमें, तो जितना निकालना है उसको तो यहां रख लो, बाकी पोर्शन को इस साइड भेजो। क्या है? 1/3, मैं इधर भेजूंगी तो 3 ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा? dH2 अपॉन dt माइनस का किसके इक्वल हुआ? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 होल सेकेंड इनवर्स, ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3 होल सेकेंड इनवर्स। अगला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शंस अब आपकी मर्जी है, इन दोनों से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, क्योंकि आपने ये निकाल लिया ना, तो ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं हम निकाली हुई, और यदि ये इससे निकाल रहे हो तो ये भी यूज कर सकते हो। तो रेट किसके इक्वल था? 1/2 dNH3 dt। क्या करें? ये हमें दिया हुआ है, वैल्यू पुट करूं मैं एज इट इज, मुझे ये निकालना है, तो रेट क्या हुआ? रेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻3 मोल सेकेंड इनवर्स। क्या बना आपका रेट? 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मोल सेकेंड इनवर्स। एक तो इस टाइप के रिएक्शंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी है और उसमें एक किसी जो रेट देता है वो या तो फॉर्मेशन रेट दे दिया, या हो सकता है रिएक्शन रेट देके भी आपसे निकलवा सकता है कि इस रिएक्शन का रेट ये है, तो आप इसके फॉर्मेशन रेट, इसकी डिसअपियरेंस रेट बताओ, इसकी फॉर्मेशन रेट बताओ, कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हम किससे निकालेंगे? ये हम इनका एक जो रिलेशनशिप है, सबसे पहले हमें रेट लॉ का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ये वाला, ये पता है तो हमें कुछ भी निकलवाए हम निकाल सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखो। आपको दे दिया N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, आपको दे दिया एक रिलेशनशिप -d N2 अपॉन dt, ये दे दिया K1NH3, दूसरा दे दिया -H2 अपॉन dt, ये दे दिया K2NH3, और तीसरा रिलेशन दे दिया -dNH3 अपॉन dt, ये दे दिया K3NH3, और आपसे पूछ लिया कि K1, K2 और K3 का रिलेशन बताओ, किसके बीच में रिलेशन बताना है? K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन बताना है। हमें ये इक्वेशन दी है और हमें ये दिया है कि ये है, ये है और ये है, और आपको K1, K2 और K3 के बीच का रिलेशन बताना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसकी वो स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस का यूज करते हुए हमें क्या लिखना है? इसका रेट लो लिखना है। रेट लो क्या था आपका? देखो,
रेट किसके इक्वल आया, माइनस डी एन टू अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल है, 1/3 माइनस डी एच टू अपॉन डी टी। ये इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 डी एन एच थ्री अपॉन डी टी। यही रिलेशनशिप बना इनका। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इतनी सी जगह में जो दिया हुआ है वो वैल्यू मैं रख रही हूं, माइनस डी एन टू डी टी, इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे को, क्या दी हुई है, K1 NH3, यही दी हुई है। ये किसके इक्वल है, 1/3, मुझे वैल्यू किसकी दी हुई है, माइनस डी एच टू डी टी की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू क्या है आपकी, K2 NH3। ये किसके इक्वल है, मुझे वैल्यू किसकी दी हुई है, सिर्फ इतने से पोर्शन की दी हुई है, K3 NH3। ये क्या आया, 1/2 K3 NH3। अब देखो NH3 सब में है, कैंसिल आउट, NH3 सब में है तो इसलिए कैंसिल आउट। क्या रिलेशन बना, K1 इक्वल टू 1/3 K2 इक्वल टू 1/2 K3। रिलेशन देख लेना, आपको इस फॉर्म में दिया है या इसको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तब तो आपका सीधा सीधा आ गया। यदि इस फ्रैक्शन को हटाया है तो पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे क्या आएगा, 6K1 और यहाँ क्या आ जाएगा, 2K2 और यहाँ क्या आ जाएगा, 3K3। ये रिलेशन बन गया। दूसरे टाइप के आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं उस पेपर में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चंस और करा रही हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, और आपको रिएक्शन दे दी एज NH3 5O2 क्या बनाया, NO2 प्लस में वाटर। ये फॉर्म आपको रिएक्शन दे दी, NO2 NO प्लस वाटर, ये 4 और ये 6। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, 4NH3 प्लस 5O2 और आपको एक रिएक्शन दे दी 4NO 6H2O। इस रिएक्शन में आपको दे दिया द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। NO के फॉर्मेशन की रेट दे दी आपको इज 3.6 into 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। क्या कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, मीन्स अमोनिया की डिसअपियरेंस रेट कैलकुलेट करा रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस, वो रेट लॉ लिखना है आपको। लिखो आप, रेट किसके इक्वल हुआ, 1/4 माइनस डी NH3 अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल हुआ, 1/5 माइनस DO2 अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल हुआ, 1/4 DNO
अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल हुआ 1/6 DH2O अपॉन डी टी। क्या दिया हुआ है आपको? NO फॉर्मेशन रेट ये दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको? डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये निकालना है। कौन कौन से रिलेशन देख यूज करूंगी मैं? ये और ये और ये। क्या होगा? 1/4 माइनस डी NH3 अपॉन डी टी किसके इक्वल हुआ? 1/4 DNO अपॉन डी टी, इसके इक्वल ही हुआ। 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हुआ। ये हमें दिया हुआ है क्या है? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल सेकेंड इनवर्स। यही हमारा आंसर है। यदि आपसे ये पूछा जाता कैलकुलेट द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कैलकुलेट द, अगला मैं करवा रही हूं, कैलकुलेट फॉर्मेशन रेट ऑफ वाटर, तो क्या क्या रिलेशन यूज करते हैं आप? ये दोनों। क्या क्या यूज करते हैं? ये दोनों। क्या था? 1/4 DNO अपॉन डी टी किसके इक्वल था बेटा? 1/6 DH2O अपॉन डी टी। क्या निकालना है आपको? ये फॉर्मेशन रेट ये निकालना है। ये निकालना है तो इसके आगे वाला पार्ट यहां भेज दो। ये क्या बना? 6/4, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 3.6 इंटू 10⁻³ क्या आया आपके पास? DH2O अपॉन डी टी। काट लो। मोल सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ जाता आपका। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एज इट इज पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कंसंट्रेशंस की जगह पे वो प्रेशर भी दे देता है, लेकिन वो गैसेस रिएक्शंस में ही देगा, और जब गैसेस रिएक्शंस में वो प्रेशर देता है तो हम उस प्रेशर का यूज भी उसी तरीके से करते हैं जैसे हम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशंस में हम जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं? PV = nRT। आइडियल गैस इक्वेशंस में हम एक रिलेशनशिप देखते हैं ना, PV = nRT। ये रिलेशन देखा, मैंने इस V को यहां भेजा तो क्या आया? P = n/V/RT। n/V को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। n/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। तो प्रेशर जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। R हमारा गैस कांस्टेंट, और यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट देगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है? कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? कंसंट्रेशन के। तो जो कंसंट्रेशंस में चेंजेस के साथ जो रिएक्शन रेट निकल के आ रहा है वो ही प्रेशर के चेंजेस के साथ रिएक्शन रेट निकलेगा। मीन्स रेट जो है वो हम del C अपॉन del T से दिखाते हैं, प्लस माइनस। प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस में चेंजेस, और यदि माइनस तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंजेस। वैसे ही प्रेशर को भी हम प्लस माइनस del P अपॉन del T से डिनोट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई एक रिएक्शन दी हुई है, NO प्लस O2 से NO2 प्लस O2 बना, और ये कहा कि जो प्रेशर था NO का, ये प्रेशर 750 mmHg से गिर के 500 mmHg पे पहुंच गया। कितनी मिनट में? 250 सेकेंड्स में। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है।
कैसे निकालोगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक रिएक्शन दी हुई है NO प्लस O2, क्या बना इससे? NO2 प्लस O2। क्या दिया हुआ है आपको? ये कहा गया कि NO का जो प्रेशर था, NO का प्रेशर, द प्रेशर ऑफ NO, the pressure of NO falls down from 750 mm Hg to 500 mm Hg in 250 seconds. Calculate the rate of reaction. कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ये दे दिया आपको, कैसे कैलकुलेट करोगे? रेट इस फॉर्म में क्या होगा आपका? डीपी डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी कहां से जा रहा है? 750 से 500, कितना डिफरेंस आया? 750 माइनस 500, कितने मिनट में आ रहा है? 250 मिनट्स में, 250 सेकेंड्स में। क्या आंसर आया आपका? 250 अपॉन 250, क्या आया? 1। प्रेशर को किसमें नापते हैं हम? एटमॉस्फेयर, एटीएम, एटीएम, और यूनिट क्या है? सेकेंड। तो यूनिट क्या बनी? एटीएम सेकेंड इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया। आज हम जो टॉपिक किया है वो रेट लॉ ही टॉपिक किया है। उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिफाइन किया था। अब हम कल की क्लास में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की स्टडी करेंगे। थैंक यू।